स्टूडेंट्स, सो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं राउल्ट्स लॉ। राउल्ट्स लॉ क्या होता है? तो राउल्ट्स लॉ को अंडरस्टैंड करने के लिए वेपर प्रेशर को समझना जरूरी था, इसलिए मैंने प्रीवियस वीडियो बनाया है वेपर प्रेशर के ऊपर। डू चेक दैट एंड इसको भी आप लोग अच्छे से अटेंड करो। तो देखते हैं राउल्ट्स लॉ क्या होता है। ठीक है, तो अभी देखो मेरे पास ये है लिक्विड, ये भी एक लिक्विड और इधर ये भी एक लिक्विड। मेरे पास है 3 लिक्विड। तो अभी ये जो मेरा पहला लिक्विड है ना, अभी ये जो मेरा पहला लिक्विड है दैट इज प्योर लिक्विड ए, मतलब ये पूरा का पूरा ए है, इसमें दूसरा तीसरा कोई भी नहीं, कोई मिलावट नहीं, बिल्कुल 100% शुद्ध ए है ये। ठीक है, तो अब इसमें कुछ बल्क में मॉलिक्यूल्स होंगे और कुछ सरफेस मॉलिक्यूल्स होंगे ए के। सो ये ए के सरफेस मॉलिक्यूल्स है। अभी हमने ऐसा मान लिया कि हमारा ए जो है ना लिक्विड ए हमारा वोलेटाइल है। लिक्विड ए हमारा कैसा है? वोलेटाइल है, मतलब ये क्या कर रहा है? अभी ये वेपर्स बना रहा है। तो ये लिक्विड ए का वेपर प्रेशर हम कैसे डिनोट करेंगे? बताओ कैसे डिनोट करेंगे? इसको डिनोट करेंगे पी नॉट ऑफ ए। व्हाई दिस नॉट? पी नॉट क्यों लगाया हमने? क्योंकि ये वेपर प्रेशर है प्योर लिक्विड ए का, इसमें दूसरा हमने कुछ भी नहीं मिलाया है, इसमें एक भी मॉलिक्यूल किसी अदर सब्सटेंस का नहीं है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ए। ठीक है, उसी तरीके से हमारे पास एक दूसरा लिक्विड है दैट इज लिक्विड बी। तो इसमें भी कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे प्रेजेंट है, कुछ बल्क में प्रेजेंट है और कुछ सरफेस पे प्रेजेंट है। ठीक है, अभी हमने मान लिया कि बी जो लिक्विड है हमारा वो भी वोलेटाइल है, मतलब ये भी अभी क्या कर रहा है? वेपर्स बना रहा है। ठीक है, बी लिक्विड बी, अभी लिक्विड बी भी कैसा है? वोलेटाइल है। और ये लिक्विड बी है ना, ये भी प्योर है, एकदम प्योर है, इसमें भी कोई दूसरा मॉलिक्यूल नहीं है किसी अदर सब्सटेंस का। तो इसका वेपर प्रेशर हम कैसे डिनोट करेंगे? पी नॉट ऑफ बी। तो चलो, ये भी अकेला था, ये भी अकेला था, ये बोला अकेला रहने में कोई मजा नहीं है, चलो मिल जाते हैं। तो ये दोनों अब मिल गए हैं, इनका संगठन हुआ है। तो देखो क्या होगा अभी हमारे पास ये एक सोल्यूशन है, ये हमारे पास एक सोल्यूशन है। सोल्यूशन माने तो क्या? सोल्यूशन माने तो नींबू पानी? नहीं, सोल्यूशन ऐसे थोड़ी होता है। सोल्यूशन का मतलब कोई तो सोल्यूट होगा, कोई तो सॉल्वेंट होगा और फिर उससे हमारा सोल्यूशन बनेगा। तो देखो यहाँ पे ना क्या है, हमने दोनों को मिक्स किया है ना, लिक्विड ए को भी मिक्स किया, लिक्विड बी को मिक्स किया एक दूसरे के साथ। तो अभी इसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो ना तो ए के होंगे, मतलब ना तो सिर्फ ए के होंगे ना तो सिर्फ बी के होंगे, अब दोनों के भी मॉलिक्यूल्स होंगे, ए बी ए बी ए बी ए बी ए बी। ठीक है, यहाँ पे ए बी। नाउ अब बताओ, अच्छा वेपर्स तो बनेंगे ही, वेपर्स तो बनाने पड़ेंगे क्योंकि दोनों भी वोलेटाइल है, तो दोनों के भी वेपर्स तो बनेंगे। तो अगर ऐसे सूरत में मुझे सिर्फ ए का वेपर प्रेशर बताना हो, मुझे सिर्फ लिक्विड ए का और कंपोनेंट ए का मुझे वेपर प्रेशर बताना होगा, तो क्या मैं ऐसा लिखूंगी? पी नॉट ऑफ ए। क्या मैं ऐसा लिखूंगी? पी नॉट ऑफ ए। अगर मुझे सिर्फ कंपोनेंट बी का लिक्विड प्रेशर बताना है तो क्या मैं ऐसे लिखूंगी? पी नॉट ऑफ बी। नहीं, मैं ऐसा नहीं लिखूंगी। दिस इज रॉन्ग। क्योंकि अब क्या हो गया है, अब ये दोनों मिल चुके हैं एक दूसरे के साथ, तो जो वेपर प्रेशर होगा वो दोनों की ही वजह से होगा, दोनों की वजह से होगा ना। तो इस कंडीशन में हमारा टोटल वेपर प्रेशर होगा। तो अगर मुझे सिर्फ ए का वेपर प्रेशर निकालना होगा तो मैं लिखूंगी P ऑफ A, दैट इज पार्शियल प्रेशर ऑफ A।
पार्शियल प्रेशर क्यों बोलते हैं हम लोग? क्योंकि ये जो वेपर प्रेशर है ऊपर का, वो किसकी वजह से है? ए की वजह से भी है और बी की वजह से भी है। उसमें ए का भी कंट्रीब्यूशन है, बी का भी कंट्रीब्यूशन है, दोनों का कंट्रीब्यूशन है। इसलिए जो एक का कंट्रीब्यूशन है उसको पार्शियल बोलेंगे हम, ठीक है। तो इस तरीके से ये है P ऑफ ए, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ द ए। अच्छा चलो, ये जो पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए है, ये किसके वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा? यही हमको राउल्ट्स लॉ बताने वाला है। ये कितना ज्यादा होगा, ठीक है, वेपर प्रेशर ऑफ ए कितना ज्यादा होगा, कितना कम होगा, यही हमें राउल्ट्स लॉ बताने वाला है। तो राउल्ट्स लॉ बताता है पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए is directly proportional to its mole fraction in the solution। solution में उसका मोल फ्रैक्शन कितना है, इसके ऊपर डिपेंड करेगा उसका वेपर प्रेशर कितना है, ठीक है। अभी कैसे? मोल फ्रैक्शन क्या होगा? मोल फ्रैक्शन मतलब कि कॉन्सेंट्रेशन कितना होगा ए का सॉल्यूशन के अंदर। जितने ज्यादा मॉलिक्यूल्स होंगे ए के, उतने ज्यादा मोल्स होंगे, जितने ज्यादा मोल्स होंगे उतना ज्यादा मोल का फ्रैक्शन होगा, जितना ज्यादा मोल का फ्रैक्शन होगा सॉल्यूशन के अंदर, उतना ज्यादा होगा वेपर प्रेशर, क्योंकि उतने ज्यादा वेपर्स बनेंगे, ठीक है। समझिए ये बात आपको। सिमिलरली पीबी, जेटा बी, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, जितने ज्यादा मॉलिक्यूल्स होंगे बी के उतने होंगे मोल्स, और जितने होंगे मोल्स उतना होगा फ्रैक्शन ऑफ द मोल्स, जितना होगा मोल फ्रैक्शन उतने बनेंगे वेपर्स, जितने बनेंगे वेपर्स उतना होगा वेपर प्रेशर। मतलब देखो, अगर एक कंपोनेंट ज्यादा है ना सॉल्यूशन के अंदर, तो वेपर प्रेशर ज्यादा होगा ए का। अगर एक कंपोनेंट सॉल्यूशन के अंदर कम है तो वेपर प्रेशर कम होगा, ओके। तो ये इतनी सी बात है। तो चलो अभी मुझे इसको रफ करना पड़ेगा। तो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, आपको मैं यहाँ लिख देती हूँ। मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या होगा, चलो इसका निकाल लेते हैं हम लोग। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए, मतलब टोटल मोल्स, ए के मोल्स डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स, दैट इज अ मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, ठीक है। तो अभी देखो, हमने ये देखो यहाँ पे मैं दिखाती हूँ आपको। ऐसा अभी मान लो, ऐसा मान के चलो अभी कि मेरा ये जो कंटेनर है इसके अंदर सिर्फ लिक्विड ए है। अब कोई दूसरा तीसरा नहीं है इसके अंदर, कोई बी का मॉलिक्यूल नहीं है, एक भी मॉलिक्यूल नहीं है बी का, पूरे के पूरे जितने भी है सभी ए के हैं, ठीक है। तो जितने भी मॉलिक्यूल्स है वो सब किसके हैं? ए के है। तो ऐसे सूरत में क्या होगा, देखो हमने क्या लिखा है, P of PA is proportional to zeta। अब ये प्रोपोर्शनलिटी को हटाना होगा तो हमको कोई कांस्टेंट डालना पड़ेगा। तो PA इज इक्वल टू K ऑफ जेटा ए। तो देखो अब ना पूरे के पूरे ए ही है इसके अंदर। देखो मोल फ्रैक्शन जो होता है वो 0 और 1 के बीच में होता है, 0 to 1 के बीच में होता है मोल फ्रैक्शन। हाँ, तो अभी पूरे के पूरे ए ही है, इसमें एक भी बी नहीं है, पूरे के पूरे जितने भी है सभी ए के मोलिक्यूल्स है। तो सॉल्यूशन के अंदर कितना कंट्रीब्यूशन है ए का, कितना फ्रैक्शन है ए का, कितना होगा? पूरा फ्रैक्शन होगा ए का, पूरा का पूरा जितना भी है फ्रैक्शन होगा ए का। मतलब एक्स ए की वैल्यू कितनी, जेटा सॉरी एक्स नहीं जेटा बोलते हैं उसको, जेटा ए की वैल्यू होगी 1 और जेटा बी की वैल्यू होगी 0, क्योंकि बी है ही नहीं उसमें। अगर बी है ही नहीं तो बी का फ्रैक्शन कैसे बनेगा? बी है ही नहीं, जितना भी है पूरा का पूरा ए है, तो ये बन जाता है इक्वल टू 1। तो चलो क्या मैं यहाँ पे ऐसा लिख सकती हूँ, P A इज इक्वल टू K इंटू 1, क्योंकि इसकी वैल्यू कितनी है 1 है, तो ये मैंने यहाँ पे
सब्स्टिट्यूट कर दी, ठीक है। अभी देखो ये जो मेरा वेपर प्रेशर बन रहा है ए का, वो प्योर लिक्विड है ए का है, क्योंकि इसमें दूसरा कुछ भी नहीं है, सिर्फ ए है ना। तो मैं क्या ऐसा लिख सकती हूँ, पी नॉट ऑफ ए, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर ए इज पी नॉट ए, ये लिख सकती हूँ मैं, बिल्कुल लिख सकती हूँ। तो हमारे पीए की वैल्यू क्या हो जाएगी, हमारी पीए की वैल्यू हो जाएगी पी नॉट ऑफ ए। तो फाइनली मैं क्या लिख रही हूं, पी नॉट ए इज इक्वल टू के, और ये है इंपॉर्टेंट। ठीक है, पी नॉट ए की वैल्यू है के। चलो अभी डाल दो पी नॉट ए की वैल्यू, तो ये हमारे पास आ गया इक्वेशन, पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए इज पी नॉट ए जीटा। इसको भी स्क्वायर बना दो, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो ये है हमारा राउल्फ लॉ का स्टेटमेंट। क्या स्टेटमेंट है, द पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन इज इक्वल टू the mole fraction of that component multiplied by the vapor pressure of pure substance। टेंशन मत लो, मैं आपको लिख के भी दूंगी, अभी मतलब समझ लो कि पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी कंपोनेंट इन अ लिक्विड वो किसके इक्वल होता है, इट इज इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ दैट वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट multiplied by mole fraction of that component in the solution। अभी हम लिख लेते हैं राउल्स लॉ अच्छे से, ये सब हो चुका है तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 एंड स्टेप 4। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। स्टेटमेंट, एट अ गिवन टेम्परेचर, ये बहुत जरूरी कंडीशन है, एट अ गिवन टेम्परेचर। ये सब कहानी एक फिक्स टेम्परेचर पे चल रही है, जैसे आप लोगों ने टेम्परेचर चेंज किया पूरी कहानी बदल जाएगी। एट अ गिवन टेम्परेचर पार्शियल वेपर प्रेशर, partial vapor pressure of any component is equal to the vapor pressure of pure component of pure component in that solution। कहाँ पे होगा वो, प्योर कंपोनेंट सॉल्यूशन के अंदर ही होगा ना, मतलब जब प्योर कंपोनेंट हमने लिया है, नो 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 प्योर कंपोनेंट सिर्फ इतना ही रखो, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट मल्टीप्लाइड बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट। of that component। मैथमेटिकल फॉर्म में लिखना है तो P A इज इक्वल टू P नॉट A
zeta A, partial pressure of B is equal to P naught of B into zeta B. That's all. देखो ये है स्टेटमेंट राउल्स लॉ को। एट गिवन टेम्परेचर, टेम्परेचर को हमें कांस्टेंट रखना है। टेम्परेचर चेंज किया तो वेपर्स बढ़ जाएंगे और फिर अलग ही आएगा सब कुछ, ठीक है। एट अ गिवन टेम्परेचर पार्शियल वेपर प्रेशर, पार्शियल क्यों, क्योंकि अब दोनों को मिलाया है हमने तो उसका अकेले का कंट्रीब्यूशन नहीं है, तो उसका कंट्रीब्यूशन कितना है, आधा है, पार्शियल है, ठीक है। पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ एनी कंपोनेंट किसके बराबर होता है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट दैट इज पी नॉट ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट, ठीक है। क्लियर है ये बात आप लोगों को, ठीक है। तो ये था राउल्स लॉ। अब राउल्स लॉ के एप्लीकेशंस क्या होते हैं, उसका मैथमेटिकल फॉर्मूला कैसे निकालते हैं हम लोग, जो कि हम लोग न्यूमेरिकल्स में यूज करने वाले हैं, तो वो सब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, ठीक है। तो आज का ये लेक्चर पेशेंटली देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही बने रहिए, ठीक है। थैंक यू, बाय, टेक केयर।